तो चलिए शुरू करते हैं। जरा हमारे चारों ओर देखिए एक बार। एक उड़ता हुआ पक्षी, सड़क पर दौड़ती हुई कोई कार, यहाँ तक कि आसमान में घूमते हुए ग्रह, ये सब गति में है ना? ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही आम हिस्सा है। लेकिन आज हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे कि फिजिक्स की दुनिया में गति का असल मतलब क्या होता है। तो जब हम किसी चीज को चलते हुए देखते हैं तो असल में क्या हो रहा होता है? क्या ये सिर्फ हिलना डुलना है? विज्ञान कहता है कि इसमें और भी बहुत कुछ है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, हमारा ये सफर शुरू होगा बिल्कुल बेसिक सवाल से कि आखिर गति है क्या। फिर हम समझेंगे दूरी और विस्थापन के बीच का एक बड़ा ही दिलचस्प फर्क। वहां से हम आगे बढ़ेंगे चाल और वेग की दुनिया में, और फिर जानेंगे गति में होने वाले बदलाव यानी त्वरण के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि कैसे ग्राफ के जरिए गति की पूरी कहानी को समझा जा सकता है। और आखिर में हम उन जबरदस्त समीकरणों को जानेंगे जो हमें गति की भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं। तो पहला कदम, फिजिक्स की भाषा में जब हम गति या मोशन कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है? ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? गति का सीधा सा मतलब है जब कोई चीज समय के साथ अपनी जगह बदलती है। सोचिए, अगर कोई किताब अभी मेज पर है और 1 घंटे बाद भी वहीं है तो वो गति में नहीं है। लेकिन अगर उसे उठाकर शेल्फ पर रख दिया जाए तो उस समय के दौरान उसने अपनी जगह बदली, और बस यही तो गति है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। किसी चीज की पोजीशन बताने के लिए हमें हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट या मूल बिंदु की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए अगर कहा जाए दुकान 2 किलोमीटर दूर है, तो यह जानकारी अधूरी है। भाई 2 किलोमीटर कहाँ से? लेकिन अगर कहा जाए मेरे घर से 2 किलोमीटर पूरब में, तो अब बात पूरी तरह साफ है। यहाँ पर मेरा घर हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि गति क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि कोई चीज कितना चली। और ये जानकर शायद हैरानी हो कि इस एक सवाल के दो बहुत अलग-अलग वैज्ञानिक जवाब हैं। एक है दूरी और दूसरा है विस्थापन। दूरी का मतलब है कि कुल कितना रास्ता चला गया, मतलब रास्ते की पूरी लंबाई। अगर कोई अपने घर से दुकान तक गया और फिर वापस घर आ गया, तो उसने आने जाने के पूरे रास्ते की लंबाई को तय किया। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मतलब है कि इसमें सिर्फ वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं। लेकिन विस्थापन, ओहो, ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। इससे सिर्फ शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की सबसे सीधी दूरी से मतलब है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी मायने रखती है। और मजेदार बात यह है, अगर कोई अपने घर से बाजार जाकर वापस घर आ जाता है तो उसने अच्छी खासी दूरी तो तय की, लेकिन उसका विस्थापन वो होगा 0। क्यों? क्योंकि वो वहीं वापस आ गया जहां से शुरू किया था। तो ये बात याद रखनी है, दूरी हमारे कदमों की गिनती की तरह है, वो हमेशा बढ़ती है। लेकिन विस्थापन को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कोई अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर और किस दिशा में है। वो एथलीट वाला उदाहरण एकदम सही बैठता है। उसने 400 मीटर की दूरी तय की, लेकिन क्योंकि वो वापस वहीं आ गया, उसका कुल विस्थापन 0 हो गया। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन की नींव पर अब हम गति की कहानी में एक और लेयर जोड़ने के लिए तैयार हैं। अब हम ये पता लगाएंगे कि कोई चीज कितनी तेजी से चलती है, और यहाँ भी हमारे पास दो मिलते जुलते लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, चाल और वेग। चाल यानी स्पीड बहुत सीधी सी बात है। ये बस ये बताती है कि एक तय समय में कितनी दूरी तय की गई। अगर एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है तो उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका लेना देना दूरी से है। और वेग यानी वेलोसिटी है डायरेक्शन के साथ स्पीड। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई चीज कितनी तेज है, बल्कि ये भी बताती है कि वो किस दिशा में जा रही है। इसका लेना देना विस्थापन से है। तो अगर हम कहें कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर जा रही है, तो हम उसके वेग की बात कर रहे हैं। तो चाल है स्केलर और वेग है वेक्टर। ये फर्क असल में तब समझ आता है जब किसी मोड़ के बारे में सोचते हैं। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की एक जैसी चाल से मोड़ ले सकती है, लेकिन क्योंकि उसकी दिशा लगातार बदल रही है, उसका वेग भी लगातार बदल रहा है। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। लेकिन तब क्या होता है जब गति एक जैसी नहीं रहती? जब कोई चीज तेज होती है या धीमी होती है, यहीं पर त्वरण यानी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आता है।
त्वरण का मतलब है कि वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। और यहाँ एक आम गलतफहमी होती है, त्वरण का मतलब सिर्फ तेज होना नहीं है, क्योंकि वेग में दिशा भी शामिल है। तो अगर कोई धीमा हो रहा है या अपनी दिशा बदल रहा है तो भी वो त्वरित हो रहा है। तो वो मोड़ लेने वाली कार, हाँ, वो भी त्वरित हो रही थी। धनात्मक त्वरण वही है जो हम आमतौर पर सोचते हैं। जब एक रुकी हुई बस चलना शुरू करती है और अपनी रफ्तार बढ़ाती है तो उसका त्वरण पॉजिटिव होता है। उसकी फाइनल वेलोसिटी उसकी शुरुआती वेलोसिटी से ज्यादा होती है। और जब वही बस स्टॉप पर पहुंचने के लिए ब्रेक लगाती है तो उसका वेग कम हो जाता है। इसे कहते हैं ऋणात्मक त्वरण या मंदन। यहाँ फाइनल वेलोसिटी शुरुआती वेलोसिटी से कम होती है। अच्छा, अब तक हमने काफी सारे शब्द और परिभाषाएं देख लीं, लेकिन क्या हो अगर हम गति की पूरी कहानी को एक ही तस्वीर में देख सकें? यहीं पर ग्राफ काम आते हैं। इन्हें फिजिक्स का स्टोरी टेलर भी कह सकते हैं। ये ग्राफ हमें एक नज़र में ही गति के बारे में सब कुछ बता देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। दूरी समय ग्राफ में अगर एक सीधी ढलान वाली लाइन दिखती है तो इसका मतलब है कि चीज़ एक बराबर चाल से चल रही है। अगर लाइन घुमावदार है तो चाल बदल रही है। और अगर लाइन बिल्कुल सीधी यानी हॉरिजॉन्टल है तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं, मतलब वो चीज़ रुकी हुई है। बेग समय ग्राफ तो और भी ज़्यादा पावरफुल है। लाइन की जो ढलान है वो हमें सीधे सीधे त्वरण बताती है। एक सपाट लाइन का मतलब है कि वेग एक जैसा है, बदल नहीं रहा। पर यहाँ एक छिपा हुआ राज भी है। लाइन के नीचे का जो एरिया होता है ना, वो उस चीज का कुल विस्थापन होता है ना कमाल की बात? ठीक है, तो अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने सारे टुकड़े जमा कर लिए हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण और समय। अब हम इन सबको एक साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो पेश है गति के समीकरण, वो शक्तिशाली टूल्स जो हमें भविष्य की भविष्यवाणी करने की ताकत देते हैं। और ये रहा वो खजाना, ये 3 समीकरण। असल में एक समान त्वरण वाली किसी भी गति को समझने के लिए बस इन्हीं 3 की जरूरत है। ये वेग, विस्थापन, त्वरण और समय को एक साथ जोड़ते हैं। सोचिए, अगर इनमें से कोई भी 3 चीजें पता हो तो चौथी चीज का पता हमेशा लगाया जा सकता है। रॉकेट लॉन्च करने से लेकर कार के ब्रेकिंग डिस्टेंस का पता लगाने तक सब कुछ इन्हीं समीकरणों पर टिका है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त विचार पर लाता है। ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये हमारे चारों ओर की दुनिया की सच्चाई है। जब एक गेंद फेंकी जाती है, जब कार में ब्रेक लगता है, तो यही नियम काम कर रहे होते हैं। तो एक सवाल सबके लिए है, अगली बार जब दुनिया को गति में देखें तो एक पल के लिए रुकें। ये नियम कहाँ कहाँ काम करते हुए दिखते हैं? फिजिक्स हर जगह है।